अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ़ 8 के स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है। आज हम लोग 25 मार्च को कैफ़ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस को हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर 1 जो है ये ओरिएंटेशन के ऊपर होगा। ओरिएंटेशन में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ मैं अपने बारे में बताऊंगा आप लोगों को, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बाकी जिनको नहीं भी है नो हो, ओबियसली आप लोगों का एक हक बनता है अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को पहले जानने का कि आप किससे पढ़ने जा रहे हैं। देन हम इंशाल्लाह सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन भी करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होगी। इसको अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स को नोट डाउन कर लूँ तो सबसे पहले टीचर इंट्रोडक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे जी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करके इसके बाद हम आ जाएंगे जी एग्जाम्स अप्रोच के ऊपर। एग्ज़ाम की क्या अप्रोच है, पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा, ठीक है, ये चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। देन हम स्टडी अप्रोच, हमारी स्टडीज़ की अप्रोच क्या है, हम इसको किस तरह लेकर चलेंगे, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हमारी टेस्टिंग किस तरह से होगी, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये टेस्टिंग हम किस तरह करेंगे, इसको इफेक्टिव या एफिशिएंट किस तरह बनाएंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे वो चीज़ जिससे स्टूडेंट्स घबराते भी हैं इस चीज़ को सुनने से ही, लेकिन ऑब्वियसली अगर पहले हमें इस चीज़ का नॉलेज हो तो हम इस चीज़ से बचने की पूरी ट्राई करेंगे। वो क्या है जी, आपके जो रीजंस ऑफ फेलियर हैं, ठीक है, कि क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलें नहीं, सबसे पहले अगर बात की जाए तो टीचर्स का इंट्रोडक्शन। मैं मोहम्मद शहबाज सईद, मैं ACA एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 2021 जुलाई में मैंने क्वालिफाई किया है, उसके बाद मैं ICAP का मेंबर बन गया। ACA हूँ मैं। ACA का आप लोगों को आइडिया होगा कि जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो पहले उनको ACA की डेजिग्नेशन या ये जो खिताब है, टाइटल है, ये मिलता है। जब फिर वो लोग 5 साल प्रैक्टिस कर लें या 10 साल जॉब कर लें, इसमें से जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं, अगर वो चीज़ कर लें तो फिर उनको FCA का टाइटल मिल जाता है, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो लोग बन जाते हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंट टीचर्स के नेम के साथ CA के जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनमें आपने ACA भी सुना होगा, FCA भी सुना होगा। आई होप आप लोगों को पहले से आइडिया होगा, लेकिन आई जस्ट थॉट कि आप लोगों को बता दूँ। तो जी मैं मोहम्मद शहबाज सईद ACA हूँ। इसके अलावा जो BBA भी मैंने किया हुआ है IBA पंजाब यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और APFA हूँ मैं, एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स है, उसका मैं मेंबर हूँ। और करंटली इस वक्त आज की डेट पर मैं MPhil भी कर रहा हूँ फ्रॉम हेली कॉलेज, ठीक है जी। ये आप समझ लें कि मेरा वो थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड है, सही है। अब अगर मैं अपना प्रैक्टिकल बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने क्वालिफिकेशन से पहले कुछ टाइम ICAP के साथ काम किया है QCR डिपार्टमेंट में। QCR का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। उनके पास एक डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। वो क्या करते हैं, ऑडिट फर्म्स के QCR करता है। मतलब है कि ऑडिटर्स जो ऑडिट कर रहे हैं क्या वो सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यही वो एक रीज़न थी जिसकी वजह से मैंने आके कैफ में ऑडिट का सब्जेक्ट भी चूज़ किया। एक तो ये रीज़न थी, दूसरी रीज़न भी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ ही है, क्योंकि मैं शहबाज हन्नान एंड को एक ऑडिट फर्म में अल्हम्दुलिल्लाह QCR रेटेड ऑडिट फर्म है। QCR रेटेड ऑडिट फर्म से मुराद ऐसी फर्म जिसका ICAP आके QCR करता है कि क्या वो क्वालिटी के ऑडिट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जाके उनको ये रेटिंग दी जाती है। पाकिस्तान में टोटल तकरीबन 900 प्लस ऑडिट फर्म्स हैं, जिसमें से सिर्फ 126 के करीब ऑडिट फर्म्स जो हैं वो QCR रेटेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की फर्म भी एक उसमें है, शहबाज हन्नान एंड को, ठीक है जी। तो ये दो रीज़न्स हैं मेन जो मेरी ऑडिट पढ़ाने के पीछे आप समझ सकते हैं कि मेन जिनका स्टिमुलस है, वो रीज़न्स यही है कि जी मुझे ये लगता है कि ऑडिट जो है एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैफ लेवल पर सबसे ज़्यादा अगर बड़ा सब्जेक्ट भी कहा जाए या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कहा जाए वो ऑडिट है। इवन अगर CA लेवल पर भी कहा जाए तो इसमें झूठ नहीं होगा। आप लोगों के जो सीनियर्स हैं या कोई भाई बहन या रिश्तेदार जो बड़े लेवल पर CFAP 6 वगैरह में चले जा चुके हैं, उनसे भी आप पूछिएगा कि जी फाइनल लेवल पर भी बड़ा सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो आपको ऑडिट ही कहेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कैफ में इसको रट्टा लगवा कर पास करवा दिया जाता है या किसी ना किसी तरह।
जो कि मेरा जहन नहीं मानता, मैं तो एक जो प्योर रटा बेस्ड सब्जेक्ट है कैफ 7 है जैसे, उसको भी मैं समझता हूँ कॉन्सेप्चुअली लेकर चलना चाहिए। क्यों अपने जहन के ऊपर आपने इतना बर्डन डालना है? वही बर्डन आप बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर डाल लें भाई, वही बर्डन आप प्रैक्टिस करते हुए डालें, तो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेकर चलें। तो मेरी इधर भी पूरी कोशिश होगी कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो जो सीखा है वो भी अप्लाई करूँ आप लोगों के ऊपर, आप लोग भी सीखें चीज़ों को। और जो मैंने आई कैप में QCR डिपार्टमेंट में किया है, जो कि बड़ी से बड़ी फर्म्स के भी वहाँ पे हमने ऑडिट्स को जाके देखा है कि वो कैसी ऑडिट करती हैं, उस एक्सपीरियंस को भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह एक बड़ा ही एक अच्छा सा इम्तजाज, एक मिक्सचर बना के हम लोग चलेंगे चीज़ों का, कि आप लोग जहाँ पे एग्जाम्स को भी इंशाल्लाह ईजीली, बहुत ईजीली पास करेंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पहले से, उनको पता ही है कि ना तो मैं कोई बहुत ज़्यादा होमवर्क देता हूँ, ना मैं कोई बहुत ज़्यादा बर्डन डालता हूँ। एक फ्रेंडली वे में, एक फ्रैंकली हम सिलेबस को कवर भी कर लेते हैं, जल्दी कवर करते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद रिवाइज भी करेंगे और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी इस बार करेंगे, तो जिससे आप लोगों का इंशाल्लाह पेपर निकल भी जाएगा। ना सिर्फ निकलेगा बल्कि जब आप लोग कैफ 8 पढ़ चुके होंगे, आपको कोई बंदा कुछ पूछेगा ऑडिट का, तो उसे पता लगेगा यार आप में और बाकी लोगों में, स्टूडेंट्स में कुछ फ़र्क है। इसमें मुझे कोई प्राउड की या किसी भी तरह की नहीं है कोई ज़रूरत। मैं बस ये समझता हूँ यार हर स्टूडेंट का ये राइट है कि ही और शी मस्ट लर्न कंसेप्चुअली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं भाई। ये कोई आप MA इस्लामियात, MA उर्दू, इंग्लिश, BA उर्दू नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं आपके। आप यहाँ पर जब तक कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, आजकल जितना कंपटीशन है, रह जाएंगे भाई खुदा न खास्ता। आजकल तो स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स ही नहीं मिलते। वो रीज़न ये होती है कि मैंने खुद इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, अभी भी रिसेंटली इतने इंटरव्यूज़ लिए हैं, स्टूडेंट्स से बेसिक सवाल पूछें, ऑडिट का पता ही नहीं होता, हालांकि पढ़ा हुआ है बस माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जगहों से, जहाँ से हम भी मतलब पढ़ते रहे हैं। तो रीज़न ये होती है कि यार वो सिर्फ कहा जाता है पेपर पास करवाने के लिए पढ़ाया जाए। भाई पेपर तो पास हम भी करवा देंगे, पेपर तो स्टूडेंट खुद भी पढ़ के पास हो जाता है। लिटरली मैंने अपने जो मोस्ट ऑफ CS स्टडीज़ है, मैंने सेल्फ स्टडी किया, पेपर तो मैंने भी पास किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पास करके यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन बात यह है कि यार चीज़ आनी भी तो चाहिए ना, सिर्फ पेपर पास कर लेना। कोई बाहर का कोई ले पर्सन आपसे 2 सवाल ऑडिट के पूछ ले, कंपनीज के ऊपर पूछ ले, टैक्स के ऊपर पूछ ले, और आपको वो हक्का बक्का बैठ जाए, यार ये होंदा कि तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। प्रोफेशनल कोर्सेज में भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना स्टूडेंट्स पास हो के निकल रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नो हाउ नहीं है, ठीक है। तो देखें, एक अगर मेरे पास स्टूडेंट आता है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली पता है, एक को बिल्कुल नहीं पता, दोनों ही कैफ करके आए हैं। तो देखें अब इसमें रेफरेंस के ऊपर बात डाल दी जाती है, जिस पे मर्जी आप डालें, वो तो ज़ाहिर है फेल होने वाले बंदे के पास 100 बहाने हैं, उसको हर बंदे दुश्मन नज़र आता है। लेकिन आप लॉजिकली सोचेंगे यार एक पार्टनर के लिए, एक फर्म ओनर के लिए क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ देखना पसंद करेगा? ऑब्वियसली जिस बंदे को थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिसको चीज़ों का पता है, चाहे उसने खुद सीखी है चाहे उसको सिखाई गई हैं। मेरी यहाँ पे कोशिश होगी कि आपको मैक्सिमम मैं क्लास में सिखाऊं। इंशाल्लाह ये आप लोगों को आर्टिकल्स में जाके भी हेल्प करेगी चीज़, कि आप लोगों को नो हाउ होगी इन चीज़ों की। तो जी एक तो मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अगर आ जाए हम सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट है जी हमारा कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस। इस सब्जेक्ट का जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरी नज़र में सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कैफ लेवल का, और इवन फाइनल लेवल का भी। मसला इसका कैफ लेवल पर यह है कि जब आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हो, आपसे अगर मैं अभी इस सवाल पूछूं कि आपको सबसे मुश्किल कौन सा सब्जेक्ट लगता है, तो आप भाग के कहेंगे जी अकाउंटिंग का कोई आप सब्जेक्ट बोल देंगे, ठीक है, मतलब R1 बोल देंगे, कोई बंदा कॉस्ट बोल देगा या कोई इस तरह बोल देगा। लेकिन देखें वो जो सब्जेक्ट्स हैं आपने वो स्टेप वाइज पढ़े हैं, ठीक है। मतलब है कि आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग है, अकाउंटिंग है, आपको एक ही बात तो थोड़ी सारी की सारी पढ़ा दी गई है। आप लोगों को पहले PRC लेवल पर पढ़ाई गई, इंट्रो लेवल पे थोड़ी सी आपकी बेस वहाँ पे बनाई गई, ठीक है। उस बेस के ऊपर काम, मतलब बहुत बेसिक से स्टैंडर्ड्स हैं जो वहाँ पे करवाए गए, सारी बातें नहीं आपको वहाँ पे करवाई गई, ठीक है। सारी तो खैर अभी कैफ में भी नहीं आपको करवाई गई, अभी तो ऊपर जाके फाइनल लेवल पर और चीज़ें खुलेंगी आपके सामने। फिर कुछ चीज़ें आप लोगों को R1 लेवल पर ले आए, FAR1 वो उसमें आपको करवाई गई। फिर कुछ चीज़ें आपको FAR2 में करवाई गई। इसका मतलब है कि एक सिलेबस को 3 हिस्सों में तोड़ तोड़ कर छोटी छोटी बातें आपको बताई गई, ठीक है। R1 का जो टीचर है, अगर वो इंट्रो स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको समझाना, क्योंकि बेसिक्स पढ़ के आया, बेसिक तो नहीं बतानी पड़नी। R2 वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए भी ये ईजी हो जाता है कि भाईजान पहले से बंदा कुछ ना कुछ पढ़ के आया हुआ है R1, तो इसको पता है। मसला ऑडिट के अंदर एक ये होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ऑडिट क्या है।
मैं अभी आप लोगों से पूछूंगा ऑडिट क्या है, तो आप लोग ज़रा अपने जहन में सोचे, आपको पता है ऑडिट क्या है? सोचें जी जहन में, क्या होता है ऑडिट? किसी के जहन में कुछ नहीं आएगा। आना चाहिए वैसे, लेकिन मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं आएगा, और इसमें आप लोगों का कसूर भी नहीं है। कसूर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आई कैप का है कि वो शायद एक ही जगह पे उसने सारे का सारा सिलेबस फेंक दिया है, या शायद आई कैप को ये लगता है कि यार ये मैच्योर लेवल का सब्जेक्ट है, इसको पहले नहीं करवाना चाहिए। मेरा वैसे पर्सनल बिलीफ ये है कि यार इसको भी कोई 2 हिस्सों में तोड़ता है, ग्रुप 1 में कुछ चीज़ें डालता, कुछ ग्रुप 2 में डालता, लेकिन वट एवर द केसेस हमने इसको लेकर तो चलना है। तो भाई एक सबसे बड़ा मसला तो ये आ गया कि कैप 8 के अंदर आके 0 से लेकर हीरो तक आपने जाना है, ठीक है, मतलब जहाँ तक आई कैप आपसे रिक्वायर करता है। ऑब्वियसली ये नहीं है कि पूरे का पूरा ऑडिट ही आपको इसमें पढ़ा दिया गया, नहीं भाई, अगर सारा इधर ही पढ़ाना था तो ऊपर फिर जाके फाइनल में आपने CFEP 6 में कहाँ पे आके आई कैप ने आपको काबू करना है। तो कुछ बातें इधर हैं, बहुत सी बातें ऊपर भी हैं, लेकिन ये जो कुछ बातें हैं इनके लिए भी जो बेस बनानी है ना, वो भी पहले से आपकी बेस बननी ज़रूरी है, ठीक है। तो कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस जो हमने लेकर चलना है, इसकी अगर हम बात कर लें तो भाई ये थ्योरेटिकल भी नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल। अगर आप कहें थ्योरी है सारी, लिखने को थ्योरी लगती है ना, कौन सा बैठ बैठ के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये थ्योरी नहीं है और ना ही ये सिर्फ न्यूमेरिकल है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल हैं, थ्योरी भी शामिल है, न्यूमेरिकल भी शामिल है। आज के लेक्चर में ओरिएंटेशन में हम थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बातें करते हैं, बाकी पढ़ना किस तरह टेक्निकल आज कुछ भी नहीं सीखेंगे। चीज़ें ये नहीं समझ आती, कोई टर्म नहीं समझ आती, आप लोगों को पता है आपने क्या करना है, फ़ौरन मुझे मैसेज खड़का देना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा। लेकिन बात यह है कि हमें पहले पता हो कि यार हम आगे 3, साढ़े 3, 4 माह हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है जी। तो कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, प्योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी नहीं है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, मिक्सचर है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कैफ 8 इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑफ कैफ लेवल, इवन मोर देन अकाउंटिंग। ये शायद पिछले सब्जेक्ट्स भी आप लोगों ने अगर मेरे से पढ़े हैं तो कभी ना कभी मैंने आपको इस बारे में डिस्कशन की ही हो। देखें अकाउंटिंग जो होती है उसका अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। लेकिन उसके वही सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग कर लेते हो, ठीक है। ऑडिट के भी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एक मसला है, ऑडिट है ही जजमेंटल सब्जेक्ट। अब जजमेंट को सॉफ्टवेयर कितनी की जजमेंट बना सकता है, बेशक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आप डाल दो, उसमें आप कोडिंग शोडिंग करके पहले से हर चीज़ का जवाब दे दो, लेकिन स्टिल भाई देयर इज़ अ लिमिट टू इट। जजमेंट तो ह्यूमन जजमेंट है ना, ऑडिट के अंदर ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जबकि अकाउंटिंग वगैरह के अंदर ह्यूमन जजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, थोड़ी इन्वॉल्व है। हाँ, जहाँ पर एस्टिमेट्स वगैरह वहाँ पे यूज़ होते हैं, प्रोविजंस वगैरह आप निकालते हैं, वो बेशक वहाँ पर जजमेंट है आपके क्लाइंट की, या अगर आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं बतौर अकाउंटेंट आपकी है। लेकिन ऑडिट तो भाई प्योरली आपका जजमेंटल सब्जेक्ट है। एक ही मसला है, मैं 10 लोगों से उसका पूछूंगा ना यार एक मसले के ऊपर सोल्यूशन बताओ, लिटरली 10 लोग 10 डिफरेंट सोल्यूशन बता सकते हैं, और हो सकता है 10 के 10 ही सही हो। ये कमाल है ऑडिट का, ठीक है। जजमेंटल सब्जेक्ट है, हर बंदे का अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, अपना एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, हर बंदे के जो नॉलेज है क्लाइंट के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, अकाउंटिंग के हवाले से डिफरेंट है, हर शख्स उसको डिफरेंटली लेकर चलता है। तो जजमेंट की चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो इसमें फेलियर की जो बहुत बड़ी एक रीज़न है, वो स्टूडेंट्स पढ़ने के बावजूद भी जो फेल हो जाते हैं वो इसलिए हो जाते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई पढ़ने वाले फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ते हैं। भाई ये एक जजमेंटल सब्जेक्ट है, आपकी भी जजमेंट है। 100 बच्चा पेपर देने गया, हो सकता है 100 के 100 लोग डिफरेंट जवाब लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने तो वो देखना है ना जो उसकी जजमेंट के करीब करीब पहुंचता है, मोस्ट रेलिवेंट पहुंचता है। एग्जामिनर की जजमेंट के पास आप किस तरह पहुंचेंगे? प्रैक्टिस करके, लिख लिख के। तो जो स्टूडेंट्स, ये जो रीजन ऑफ फेलियर हम देखेंगे ना, इसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो हम लिख ही देते हैं। इधर हमने क्या करना है? मिसअंडरस्टैंडिंग इट एज अ थ्योरी सब्जेक्ट। इसको थ्योरी सब्जेक्ट अगर आपने समझ लिया भाईजान, इधर ही आप लोगों का खुदा न खास्ता पेपर फेल हो जाएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये भाई, जजमेंटल सब्जेक्ट है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपने दिमाग इस्तेमाल करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्टी लेवल इज़ मॉडरेट, बट
क्योंकि जजमेंट इन्वॉल्व होगी है। तो बात वही है कि भाई एग्जामिनर ने भी एक अपनी जजमेंट अप्लाई की हुई है जवाब पे, एक आप लोगों ने डिफरेंट तरह की अप्लाई की हुई है। तो जब तक आप एग्जामिनर के पास नहीं पहुंचते वो आपको सही नहीं करेगा। उसको पास पहुंचने का क्या तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, इंशाल्लाह अफाका होगा, आप लोग एग्जामिनर के पास पहुंचते जाएंगे। क्योंकि जब भी आप देखेंगे लिखेंगे, आप एग्जामिनर का आंसर देखेंगे, स्टार्ट में मसाइल नजर आएंगे और दूर दूर तक करीब नहीं पहुंच रहे, फिर आहिस्ता 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 कुर्बत बढ़ती जाएगी। 70-80% भी करीब पहुंच गए तो भाईजान आप पास हैं, 50% हमें चाहिए होता है। बात आएगी समझ? तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब ये थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में हो गया। इसमें हमारी जो आई कैप की बुक क्योंकि हमने यूज़ करनी है, हमारी जो स्टडी अप्रोच की अगर बात की जाए तो आई कैप बुक हम यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आई कैप की बुक्स को यूज़ किया जाए, एटलीस्ट जो अच्छी हैं। ये मतलब कैप 4, कैप 7, कैप 8 की, क्योंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैंने अच्छे से इनको स्टडी किया है, मुझे बहुत ही सही लगती हैं बुक्स, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई हैं। और आई कैप इसके अंदर दिए हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं या इवन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कई बार पेपर में टेस्ट करता है। इस बार भी स्प्रिंग 2024 में कैप 4 के अंदर स्पेशली 2 आपकी एग्जाम्पल्स तो सीधी सीधी उसने बुक में से पूछी हैं, और कैप 7 में भी पूछा है। MCQs तो ऑब्वियसली आने ही उधर से है। तो कैप 8 में भी जो है बड़ा ज़रूरी है कि हमने इसको ही लेकर चलें, और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई 2-2, 3-3, 4-4 वॉल्यूम्स या बुक्स लेने की आपको नीड नहीं है। सिर्फ आई कैप की बुक को आप लेकर इंशाल्लाह चलेंगे, इसी से हम स्टडी करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में दे दिया करूँगा, चैप्टर वाइज मिल जाया करेगा आप लोगों को, वो आप लोगों ने साथ साथ करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ओबियसली हमारी होगी, आगे हम डिटेल में इसको बात भी कर लेते हैं। तो जी आपका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल नेचर का सब्जेक्ट है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट से हम इसको देख रहे होंगे। बाकी अगर इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑडिट है क्या, तो वो भी आई बिलीव आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आगे के लिए माइंडसेट बन जाएगा। ऑडिट देखें, एक ऑडिट करता कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। अब नाम के अंदर ही अकाउंटेंट, लेकिन हम ये कर रहे हैं ऑडिट, तो क्या ऑडिटर और अकाउंटेंट एक ही पर्सन है? ये ज़रा बताएं। ऑडिटर और अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट करता है। तो अब अगर मैं अकाउंटेंट और ऑडिटर से नीचे आ जाऊं तो क्या ऑडिट और अकाउंटिंग एक ही चीज़ है, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही डिसिप्लिन है? नहीं है। एक होता तो आपको डिफरेंट करके क्यों पढ़ाया जा रहा होता, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ये है कि जी ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिटर की पोजीशन भी या डेजिग्नेशन भी या काम या स्किल्स के ऊपर काम करने का भी अलाउ किया गया है। कि मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले बात यह है कि अकाउंटिंग और ऑडिट फ़र्क है ना दोनों में। अकाउंटिंग से मुराद क्या है कि बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन है उसको आपने अकाउंट फॉर कर लेना है कि सेल कैसे है, परचेज कैसे, एक्सपेंसिस कैसे हैं, एसेट्स वगैरह, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और उनको जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उनका करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अच्छा, मज़े वाली बात ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ी हुई है माशाल्लाह, उन्हें बेसिक ही नहीं पता कि भाई हम वो कहाँ से कर रहे हैं। तो लेक्चर 1 जो हमारा ऑडिट का भी होगा, मतलब ओरिएंटेशन के बाद जो लेक्चर 2 आप लोगों का होगा, उसमें सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये पूछूंगा भी पहले तो कि भाई ऑडिट के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका ऑडिट करना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती किस तरह है? कौन कहता है कि ये वाले स्टैंडर्ड लगाओ? और अनफॉर्चुनेटली मुझे पहले से पता है, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा कि कौन हमें कहता है कि IFRS के मुताबिक बनाओ। आप लोगों ने रट्टा तो मारा हुआ है IFRS के मुताबिक बनने चाहिए, ना तो कभी स्टैंडर्ड्स देखे होंगे और ना ही आप लोगों को ये आइडिया है कि IFRS वाली बात कौन कहता है। ये कोई और भी तो स्टैंडर्ड हो सकते हैं ना, ठीक है। किसी और स्टैंडर्ड का नाम कोई क्यों नहीं लेता? किसने हमें कह दिया ये IFRS? हमें भी उसी ने कह दिया है। पूरी दुनिया के अंदर IFRS क्यों चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कल आप लोगों से ये बात डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये है कि जी हम लोग IFRS के मुताबिक अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और ऑडिट क्या, फिर हम अपने अपने तरीके हैं ऑडिट के। हर मुल्क अपने हिसाब से ऑडिट करता है। हर मुल्क का ऑडिटर जो है, शहबाज सिद्दीकी एक और तरह से ऑडिट कर रहा होगा, एक और फर्म है वो और तरह से ऑडिट कर रही होगी, या नहीं? नहीं भाई, सिमेट्री रखने के लिए, चीज़ों को सेम रखने के लिए क्या किया जाता है जी, इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स IFRS हैं, तो ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बोला जाता है ISAs, ISAs, सही है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ISAs बोला जाता है, या ISAs भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
आपकी जो बुक है कैफ 8, इसके अंदर हमने गालिबन कोई 24 हैं आप लोगों के आइजाज, सही है, जो हम पढ़ेंगे। जैसे IFRS अगर आप लोगों को पता है, IAS या IFRS IS1 IS2 IS आपका आगे आ जाता है 7 आ जाता है, 8 आ जाता है, ठीक है, IS10 आ जाता है, 11 तो ख़त्म हो गया, इस तरह 12 आ जाता है, तो आप लोगों को पता है उसकी नंबरिंग, ठीक है। तो इधर भी आप लोगों के हैं जी, आपका आइजा 200 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 240 250 आ जाएगा, 300 में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ हैं, 24 के करीब हैं आई बिलीव आप लोगों ने जो इसमें पढ़ने हैं कैफ 8 के अंदर। लेकिन क्या ऑडिट के सिर्फ इतने ही स्टैंडर्ड हैं? इस सवाल से पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग के आप लोगों ने जितने पढ़ लिए हैं, क्या सिर्फ उतने ही स्टैंडर्ड्स हैं और भी होंगे? अगर तो किसी स्टूडेंट ने, किसी अच्छे स्टूडेंट ने, या जिसको अगर सिखा दिया गया, उसने IFRS की एक लिस्ट देखी हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, IAS की एक लिस्ट देखी हो, तो उसे पता चलेगा कि भाई हमने सारे नहीं पढ़े अभी तक, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो दुनिया बाकी है, दिल्ली दूरस्त, ठीक है। तो इसी तरह भाई जैसे आपने वहाँ पर सारा कुछ नहीं पढ़ा, क्यों? क्योंकि ICAP आपको ब्रेक कर करके, ICAP ने आपको 4 हिस्सों में अकाउंटिंग पढ़ाई है। इंट्रो पे पढ़ाई है, FR1 में पढ़ाई है, FR2 पे पढ़ाई, फिर AAFR एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगी आपकी CFAP1, वहाँ पर भी पढ़ाएगा। तो 4 हिस्सों में करके आपको कंप्लीट अकाउंटिंग बताई गई है। ऑडिट में थोड़ी सी ज़्यादती है, या ICAP की हिकमत है कि भाई 2 हिस्सों में कर दिया इसको। कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कुछ ऊपर जाके पढ़ेंगे, ऊपर दोबारा भी ये चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पर उसका नाम है एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, सही है। तो वहाँ पर जाके आपकी एडवांस लेवल की ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का काम आ जाता है। बात आ गई समझ? तो हम आइजाज को देख रहे होंगे, आइजा होता, एक्चुअल आइजा किस तरह का होता है ये मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगा। आप लोगों को इसका जैसे हम स्टार्ट करेंगे अपना हमारे स्टडीज़ प्रॉपर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आइजाज PDF में भी शेयर कर दूंगा, ताकि एक नज़र आप मारें तो सही कि भाई देखें तो सही कि असल में क्या होता है आइजा। एक तो ना सिर्फ रेफरेंस के तौर पे, क्योंकि यहाँ पर आइजा में से चीज़ें निकाल के लिखी गई हैं, आइजा तो नहीं लिखा गया पूरे का पूरा, ठीक है। ये बुक फॉर्मेट में आपके पास आइजा का फॉर्मेट भी हम देखेंगे, क्लियर है जी। तो अच्छा, अब बात ये होगी कि भाई अकाउंटेंट का काम प्योरली काम तो है अकाउंटिंग, लेकिन पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी क्योंकि इनको अकाउंटिंग आती है और अकाउंटिंग से बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना है क्या वो सही बनी है कि नहीं, तो फिर एक अकाउंटेंट से बेहतर कौन उनको देख सकता है? बात आई है समझ? हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखना है कि क्या बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सही है, एसेट्स वगैरह सही रिकॉर्डेड हुए हैं, आपकी लायबिलिटी सही रिकॉर्ड हुई है, इक्विटी सही रिकॉर्ड हुई है, इनकम एक्सपेंस वगैरह में हेर फेर तो नहीं है, कोई फ्रॉड शॉड तो नहीं है जो अपेरेंटली हमें नज़र आ जाए या हमारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके नज़र आ जाए। तो अब भाई जिस बंदे को अकाउंटिंग का नॉलेज होगा वही पकड़ेगा ना अकाउंटेंट के मसाइल, कोई इंजीनियर्स तो नहीं आगे देख सकते, ऑडिटर्स जो आपके सॉरी डॉक्टर्स वगैरह हैं वो तो नहीं आके देख सकते, उनको तो नहीं पता अकाउंटिंग किस तरह होती है, उनको तो नहीं पता फेयर वैल्यू क्या है, कॉस्ट मॉडल क्या है, ठीक है, उन्हें तो नहीं पता इंटेंजिबल्स की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होती है या डिप्लीशन होती है, उन बेचारों को क्या आइडिया, ये तो आप लोगों को आइडिया सारा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अकाउंटेंट को इसलिए ऑडिट के अंदर इन्वॉल्व किया गया क्योंकि दे नो अबाउट अकाउंटिंग, और ऑडिटर्स का काम ही क्या है, अकाउंटेंट की बनाई हुई, किसी और अकाउंटेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई और अकाउंटेंट बतौर ऑडिटर जाके देखता है कि क्या ये IFRS सही है, उसके मुताबिक ही बने हैं। IFRS में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है इसका, अदरवाइज इसके अलावा भी कुछ और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे यूज़, और मोस्टली फर्म्स में, मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो उनके मुताबिक ही ऑडिट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होंगी। वो मैं कल आपको बताऊंगा, कल परसों, ठीक है, कि वो कौन से और स्टैंडर्ड्स हैं। अभी तक हम सिर्फ एक अगर कुएं के अंदर रहे हैं कि हमें सिर्फ IFRS का पता है, तो अब हम थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लें भाई, IFRS के अलावा भी जहाँ और है, ठीक है, जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। और मज़े की बात है कि मोस्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूसरे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनती हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, लेकिन ऑब्वियसली वो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS के ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर मोस्टली लगते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो भाई ऑडिटर का काम फिर क्या है, एग्जामिन करना किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, वेरीफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि क्या वो IFRS के मुताबिक बनी है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए कौन से प्रोसीजर्स, कौन से तौर तरीके अपनाए जाएंगे, कौन से मेथड्स अपनाए जाएंगे, वो कहाँ पे लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आइजाज के अंदर, वो IFRS के अंदर नहीं लिखा हुआ। IFRS के अंदर बातें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई एग्जामिन करने की, ऑडिट करने की बातें कहाँ पे हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों को इसका आइडिया हो गया। अब आगे आ जाएंगे एग्जाम अप्रोच या पेपर पैटर्न। एग्जाम्स अप्रोच आपकी भाई जो है, इसमें आपके जो है आई कैफ 8 का जो पेपर टेस्ट करता है उसके अंदर कुछ पोर्शन आपका थ्योरी का है, वो आप समझ लें कि तकरीबन आपका कोई 30 to 40% तक, वैसे तो 20 to 25 या 30% तक ग्रिड है, लेकिन 30-40% तक आ जाती है। सही है, 25 तक भी आ सकती है, ग्रिड ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी तकरीबन 50 to 60% तक मोस्टली मतलब क्या है, केस स्टडीज़ हैं, ये आपकी थ्योरी आ जाती है। लेकिन थ्योरी भी बिल्कुल रट्टा नहीं आता कि सीधा सीधा लिखते हैं, कुछ कुछ आ भी जाता है, लेकिन हमने इस अप्रोच से नहीं पढ़ना। मिक्सचर करके आई कैप चीज़ें पूछता है तो हमें फिर इसका पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह कोई नहीं है, सीधा सीधा इस तरह आएगा। हाँ, इसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है कि नहीं? बिल्कुल भाई ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन जो होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेशो वगैरह भी आपको निकालनी पड़ सकती हैं, ऑडिट रिस्क के क्वेश्चंस आते हैं, मटीरियलिटी अभी आपको नहीं पता होगा क्या है, वैसे मैं बस बता रहा हूँ, उसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। वहाँ पर आपको फिगर्स की भी ज़रूरत होती है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है, तो उसकी ज़रूरत है। स्टडी अप्रोच हमारी क्या होगी जी? आई कैप का स्टडी टेक्स्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, डेली का आप लोगों को इस तरह का एक लेक्चर्स मिल जाया करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, आप लोगों के क्लासरूम रिकॉर्डिंग्स हैं। इसमें लाइव ना रखने का एक पर्पस पीछे ये है कि फ़िलहाल ग्रो बाय स्कूल ऑफ बिजनेस के प्लेटफॉर्म से हम लोग कैफ 4, कैफ 7 एंड कैफ 8 ऑफर आपको कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग ऑब्वियसली कहीं और से भी वो पढ़ रहे होंगे, तो टाइम क्लैश ना आए आप लोगों का, ये ना होगा इस वक्त लाइव क्लास इधर हमारी चल रही हो, उधर कोई और सब्जेक्ट की चल रही हो। हम लोग फ़िलहाल आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, जिसका आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये उठा सकते हैं यार, इसको अपने टाइम के मुताबिक कभी भी आप सुने। ठीक है, अपने टाइम के मुताबिक देखें, लेकिन प्लीज़ 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 इसको डेली देखना। अदरवाइज रीज़न ऑफ फेलियर में दूसरा रीज़न ये होता है कि आप लोग डेली के डेली जब नहीं सुनते, पाइलअप होते रहते हैं, और आप लोगों ने देखा होगा कि फिर डबल एक्स पे, ट्रिपल एक्स पे, 4x पे जा के सुनते हैं आप, तो फिर वहाँ पर जाके मसाइल हल नहीं होते, वो एंड पे जाके बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। ठीक है, टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो भाई आप लोगों के वीकली टेस्ट हुआ करेंगे मोस्टली, जिस तरह डिफरेंट कॉलेजेस में अपनाई जा रही है, हम भी वही अपनाएंगे, क्योंकि एक अच्छी चीज़ है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। वीकली आप लोगों के टेस्ट होंगे, डे हम डिसाइड कर लेंगे जिस तरह भी स्टूडेंट्स कन्वीनियंट है। ठीक है, ताकि किसी तरह क्लैश ना आए उनका किसी और सब्जेक्ट के साथ। वीकली टेस्ट होंगे, फिर आपकी हर 3 टेस्ट के बाद असेसमेंट होगी, देन आपका टर्म टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका मॉक हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, उसके अंदर आपको के डेट्स भी लिखी होंगी, टेंटेटिव डेट्स। ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता कोई मसाइल हो जाते हैं वो तो एक अलग बात है, या छुट्टियां आ जाती हैं किसी तरह की, वो एक अलग बात है, लेकिन टेंटेटिव आप लोगों के सारे स्केड्यूल शेयर कर दिया जाएगा कब कब टेस्ट होंगे। अच्छी बात इसमें ये है, जो हमारी मेन यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है ग्रो वाइज की, कि टेस्ट सारे बनाने भी मैंने और मार्क भी मैंने खुद करने हैं। आप लोगों को साथ साथ आप लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस बताई जाएंगी, ताकि आप उसके ऊपर फोकस करें और हम जल्दी और इसको अच्छे तरीके से नेविगेट कर कर पेपर पास कर जाएँ। ठीक है जी। लास्ट पे रीज़न ऑफ फेलियर में मेन रीज़न यही है कि इसको थ्योरी सब्जेक्ट समझते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। भाई पढ़ने से पेपर पास होने वाला हरगिज़ भी नहीं है, ये बात आप आज ही समझ आए तो बेहतर है। जितना लेट समझेंगे आप लोगों का नुकसान है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से पास होने वाला नहीं है, पढ़ना भी है, लेक्चर्स भी डेली के सुनने हैं, लेकिन प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों के ऊपर है असल में इस पेपर को पास करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं हाजिर हूँ, जितने मर्जी आप चेक करवाएं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं टेस्ट आपके मार्क करने को तैयार हूँ। आप लोग खुद अपने तौर पे सवाल कर करके भेजते रहें, इस उसके अलावा स्केड्यूल के अलावा भी मैं वो भी करने को तैयार हूँ, बल्कि मुझे खुशी होगी। सही है, इंशाल्लाह इस मेहनत से आप लोग पास हो जाएंगे। देन हम लोगों ने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी, वही जो दूसरी रीज़न है कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ़ायदा तो बहुत बड़ा है कि आप लोग जब मर्ज़ी इसको सुने लेक्चर्स को, लेकिन आप इसका जब अब्यूज़ करेंगे, सुन लेंगे भाई, फिर नहीं सुना जाता। ठीक है, वो कहते हैं ना कि देख लेंगे, फिर जो देखा होता है फिर वो देखा नहीं जाता। तो आप लोगों ने भाई इसको साथ साथ लेना है, लेक्चर्स को पाइल अप नहीं होने देने, कंपाइल ना हो जाए, इतने ज़्यादा लेक्चर्स कंपाइल हो जाए कि अब वो सुने नहीं जा रहे। ठीक है, देन आपका क्या है कि आपने प्रैक्टिस इसकी, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट लाजमी आप लोगों ने देने हैं। हम इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी बना रहे होंगे टेस्ट की। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट से मुराद क्या है कि एक
हमारे पास एक शीट होगी हर स्टूडेंट का, हर टेस्ट का डाटा होगा। जब भी आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए कि सर अभी तक मैंने 5 टेस्ट दिए हैं, उसकी ज़रा मुझे प्रोग्रेस भेज दें, सेंड कर दें। और इसका आप लोगों को इंसेंटिव हम एक ये भी देंगे इंशाल्लाह कि जो लोग इसमें टॉप करेंगे, टॉप 3, उनको इंशाल्लाह कैश प्राइजेस भी आप लोगों को दिए जाएंगे, जैज़ कैश वगैरह हम आपको करवा देंगे। तो उसके लिए भी आप लोगों ने थोड़ी एफर्ट करनी है, ठीक है जी। तो ये कुछ मेन रीज़न ऑफ फेलियर। बाकी मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, ये वजह जनरल चीज़ें हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन रीज़न ये थे, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप लोगों का ओरिएंटेशन के हवाले से, आपने लाजमी मैसेज करके क्लियर कर लेना है, ताकि हम जब आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल हम क्लियर होंगे हम किस तरह आगे जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह फिर तैयार हो जाइए। डेली आपका लेक्चर हुआ करेगा, 6 डेज़ अ वीक होगा। ऑब्वियसली संडे आपका ऑफ है, अनलेस कोई और भी मसला हुआ तो कोई वो भी ऑफ आ सकता है, लेकिन पहले आपको बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह नहीं होगा वैसे। तो ये सारा है जी आपका सिस्टम, ठीक है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं, तैयार होके आइएगा। ऑडिट की बुक कैफ 8 आप लोग आई कैप की ले लें, हार्ड फॉर्म में ले लें, पीडीएफ में भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि उसमें एक तो नोटिंग शॉटिंग नहीं होनी, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सी बातें होती है जो लिंक करके चलनी है, ठीक है। 15 चैप्टर्स हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें डिफरेंट तरह की लिंक आपस में हो रही होती हैं। हमने इसको डिफरेंट फेजेज़ में तोड़ कर पढ़ना है। प्लानिंग फेज़ को अलग में पढ़ना है, एग्जीक्यूशन फेज़ को अलग में पढ़ना है, रिपोर्टिंग फेज़ को अलग में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह जब हम चीज़ों को लेकर चलेंगे तो साथ साथ लिंकेज होना आप लोगों ने नोटिंग भी करनी, साथ साथ बेहतर है कि हार्ड फॉर्म में ले लें। मिलते हैं जी फिर कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।